अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो सुरक्षा एक महल की तरह होती थी। ऊंची दीवारें, एक गहरी खाई। बिल्कुल। और एक ही ड्रॉब्रिज। सिद्धांत बहुत सीधा था, बुरे लोगों को बाहर रखो और जो अंदर है वे सुरक्षित है। पर आज की डिजिटल दुनिया में वो महल कह सकते हैं ढह चुका है। उसकी दीवारें ही गायब हो गई हैं। हाँ, खाई भर चुकी है। क्योंकि अब कोई एक अंदर और बाहर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। लोग घर से काम कर रहे हैं, डेटा क्लाउड में है, तो उस पुराने मॉडल का तो मतलब कत्ल हो चुका है। और आज की हमारी पड़ताल इसी कहानी की तरह है। हमें ये पता लगाना है कि इस पुराने सुरक्षा मॉडल का कातिल कौन था और उसकी जगह जो नया दृष्टिकोण आया है, जीरो ट्रस्ट, वो काम कैसे करता है। इसका मूल मंत्र सुनने में जितना सरल है उतना ही क्रांतिकारी भी है। हाँ, कभी भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। बिल्कुल। और हमारे पास इस विषय पर कई विशेषज्ञों के वीडियो हैं जो इसकी रणनीति से लेकर तकनीकी बारीकियों तक सब कुछ समझाते हैं। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये जीरो ट्रस्ट आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और वो कौन से बड़े ट्रेंड्स हैं जो इसके साथ मिलकर साइबर सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। हमें इस नए माइंडसेट की जरूरत पड़ी ही क्यों? वो पुराना महल और खाई वाला मॉडल आखिर फेल कैसे हो गया? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के दौर में उस महल की कोई तय सीमा, कोई पेरीमीटर बचा ही नहीं है। कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ, पहले सब कुछ ऑफिस के नेटवर्क के अंदर होता था। अब कर्मचारी घर पर हैं, कॉफी शॉप में हैं, एयरपोर्ट पर हैं, कहीं भी। और कंपनियां हाइब्रिड क्लाउड इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब उनका डेटा उनके अपने सर्वर पर भी है और अमेज़न या गूगल के सर्वर पर भी। तो जब यही नहीं पता कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, तो आप दीवार कहाँ बनाएंगे? सही बात है। मतलब आज हर कर्मचारी खुद एक चलता फिरता ड्रॉब्रिज है जो कहीं से भी नेटवर्क में दाखिल हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं से पारंपरिक मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, जिसे कहते हैं लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट। सोचिए, अगर कोई हमलावर किसी भी तरह, शायद एक कर्मचारी का पासवर्ड चुराकर नेटवर्क की दीवार फांदकर अंदर आ गया, तो पुराने मॉडल में उसे एक तरह का ऑल एक्सेस वीआईपी पास मिल जाता था। अच्छा। एक बार अंदर आने के बाद सिस्टम उस पर भरोसा कर लेता था। मतलब एक दरवाजा खुला मिला तो पूरा महल घूमने की आजादी। ठीक वही। और फिर वो हमलावर आराम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में घूम सकता था, सबसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकता था। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 80% साइबर हमले पहचान यानी आइडेंटिटी की चोरी से शुरू होते हैं। 80%? हाँ, सिर्फ एक पासवर्ड हाथ लगने से पूरी की पूरी कंपनी खतरे में पड़ सकती है। यही वो खामी थी जिसने जीरो ट्रस्ट को जन्म दिया। हमारे एक स्रोत में इसे समझाने के लिए एयरपोर्ट की सुरक्षा का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कि सिर्फ इसलिए कि कोई एयरपोर्ट पर काम करता है वो सीधे प्लेन पर नहीं चढ़ सकता। पायलट को भी अपनी आईडी दिखानी पड़ती है, ग्राउंड स्टाफ को भी। हाँ। हर दरवाजे पर जांच होती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन इसमें एक मानवीय पहलू है, एक गार्ड जो आईडी चेक करता है। क्या जीरो ट्रस्ट पूरी तरह से ऑटोमेटेड है या इसमें भी इंसानी फैसले की कोई जगह है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शुरुआत में ये लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। नियम पहले से तय होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे एडवांस्ड रूप है, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग भी शामिल हो जाती है, वो इंसानी व्यवहार के पैटर्न को समझकर खुद फैसले लेती है। तो ये नियमों और इंटेलिजेंस का एक मिला-जुला रूप है। ओके। पर बेसिक सिद्धांत वही है, हर कदम पर पहचान साबित करनी होगी, चाहे आप सीईओ हो या इंटर्न। ठीक है, तो ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। किसी पर भरोसा मत करो, पर व्यवहार में ये दिखता कैसा है? चलिए इसके मुख्य सिद्धांतों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जरूर। जीरो ट्रस्ट मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला तो वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कभी भरोसा न करें, हमेशा वेरीफाई करें। ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि हर यूजर, हर डिवाइस, हर एप्लीकेशन जब भी वो नेटवर्क की किसी भी चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे हर बार खुद को प्रमाणित करना होगा। हर बार? मतलब अगर मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर से ही ऑफिस के प्रिंटर को कमांड दे रहा हूं तब भी? हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। हर नए कनेक्शन के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंपनी के नेटवर्क के अंदर हैं या बाहर। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाएगा। हर रिक्वेस्ट को स्कैन और वैलिडेट किया जाएगा। ओके। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत है न्यूनतम एक्सेस का सिद्धांत लागू करना। लीस्ट प्रिविलेज। हाँ, लीस्ट प्रिविलेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि किसी भी यूजर या एप्लीकेशन को
केवल उतना ही एक्सेस दिया जाए जितना उसके काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी को सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और फाइलों का ही एक्सेस मिलेगा। उसे कंपनी के मार्केटिंग या एडमिन पोर्टल को देखने की भी इजाजत नहीं होगी। तो इससे अगर किसी का अकाउंट हैक हो भी जाए तो हमलावर की पहुंच बहुत सीमित हो जाती है। वो सिर्फ अकाउंटिंग फाइलों तक ही सीमित रहेगा। बिल्कुल, वो पूरी कंपनी का डेटा नहीं देख पाएगा। नुकसान को सीमित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। समझ गया। और फिर आता है तीसरा सिद्धांत, जो शायद सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। हमेशा ये मानकर चलें कि दुश्मन पहले से ही अंदर है। अरे वाह, ये सुनने में तो थोड़ा डरावना लगता है। मतलब आप पहले से हार मानकर चल रहे हैं। नहीं, ये हार मानना नहीं है, बल्कि ज्यादा स्मार्ट होना है। यही इसकी ताकत है। ये आपको निष्क्रिय सुरक्षा से, कह सकते हैं, सक्रिय सुरक्षा की ओर ले जाता है। एक्टिव डिफेंस। हाँ, पुराने मॉडल में आप सिर्फ दीवारें बना रहे थे। इस मॉडल में आप ये मान रहे हैं कि दीवारें टूट सकती हैं या शायद टूट चुकी हैं, और अब आपको अंदर मौजूद हर कीमती चीज की अलग अलग रक्षा करनी है। अच्छा। ये सिद्धांत टीमों को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने पर मजबूर करता है, और इसी वजह से माइक्रो सेगमेंटेशन जैसी तकनीकें सामने आई हैं। माइक्रो सेगमेंटेशन ये क्या है? कल्पना कीजिए कि आपने अपने घर के हर कमरे में एक अलग ताला लगा दिया है। ओके। अगर कोई चोर मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर आ भी जाए तो वो सीधे आपके बेडरूम या तिजोरी तक नहीं पहुंच सकता। उसे हर कमरे का ताला अलग से तोड़ना होगा। सही है। नेटवर्क में भी ठीक यही किया जाता है। नेटवर्क को छोटे छोटे अलग थलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, ताकि अगर कोई हमलावर एक हिस्से में घुस भी जाए तो वो पूरे नेटवर्क में आसानी से न घूम सके। इन सिद्धांतों को सुनकर ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर खरीदने जैसा नहीं है, ये तो काम करने का पूरा तरीका बदलने जैसा है। लेकिन इसे असल दुनिया में कैसे लाया जाता है? क्या कोई फ्रेमवर्क है? बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा काम है। इसे एक रात में नहीं किया जा सकता। IBM के एक विशेषज्ञ ने इसे लागू करने के लिए लगभग 12 मुख्य कंट्रोल्स की बात की है, जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 4 श्रेणियां? हाँ। पहली है सही यूजर, राइट यूजर्स। यहाँ सबसे बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कि किसके पास किस चीज का एक्सेस है? क्या ये एक्सेस तर्कसंगत है? और जो सबसे शक्तिशाली अकाउंट्स हैं, जैसे सिस्टम एडमिन्स के, बिल्कुल, उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है ताकि अंदरूनी खतरों से बचा जा सके। अंदरूनी खतरे मतलब अपने ही कर्मचारी? हाँ, चाहे वो जानबूझकर हो या गलती से। कई बार सबसे बड़ा खतरा अंदर से ही होता है। दूसरी श्रेणी है सही एक्सेस, राइट एक्सेस। और यहीं पर जीरो ट्रस्ट का सबसे, कह सकते हैं, शक्तिशाली टूल आता है, अडैप्टिव ऑथेंटिकेशन। अडैप्टिव ऑथेंटिकेशन मतलब ऐसा ऑथेंटिकेशन जो खुद को हालात के हिसाब से ढाल ले। एकदम सही। ये हर एक्सेस प्रयास के लिए एक रियल टाइम रिस्क स्कोर बनाता है। ये कई चीजें देखता है। क्या ये एक जाना पहचाना यूजर है? हाँ। क्या वो एक जाने पहचाने डिवाइस पर है? क्या वो एक सामान्य समय पर लॉगिन कर रहा है? या फिर ये एक जाना पहचाना यूजर है, लेकिन एक जेल ब्रोकन फोन पर दुनिया के किसी ऐसे कोने से कनेक्ट कर रहा है जहां से उसने पहले कभी कनेक्ट नहीं किया। अच्छा। इस रिस्क स्कोर के आधार पर सिस्टम तय करता है कि कितनी सुरक्षा लगानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में शायद हमें हर बार एक जैसा लॉगिन अनुभव ना मिले। कभी कभी सिर्फ पासवर्ड काम कर जाएगा, लेकिन अगर हम किसी नई जगह से लॉगिन कर रहे हैं तो सिस्टम खुद ब खुद ज्यादा सबूत मांगेगा, जैसे एक OTP या बायोमेट्रिक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका मकसद है, सुरक्षा को बहुत ज्यादा डायनामिक बनाना। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है सही डेटा, राइट डेटा। यूजर और एक्सेस तो ठीक है, लेकिन असली खजाना तो डेटा ही है। बिल्कुल। इसका पहला कदम है डिस्कवरी और क्लासिफिकेशन। यानी पहले ये पता लगाना कि आपका कीमती सामान है कहाँ। हाँ, और ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। एक स्टडी के अनुसार केवल 7% संगठन ही आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि उन्हें पता है कि उनका सारा संवेदनशील डेटा कहाँ रखा है। क्या सिर्फ 7%? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब 93% कंपनियों को ठीक से पता ही नहीं है कि उनका सबसे कीमती डेटा कहाँ फैला हुआ है। दुर्भाग्य से, हाँ। तो पहला काम डेटा को खोजना है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि डेटा कहाँ है, तो आप उसे लॉक करते हैं एन्क्रिप्शन, की मैनेजमेंट और डेटा एक्टिविटी मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से। ओके। और चौथी श्रेणी? और अंतिम चौथी श्रेणी है सही कारण, राइट रीजन।
ये थोड़ा कलात्मक पक्ष है। इसमें लंबे समय तक डेटा एक्सेस के पैटर्न का विश्लेषण करके उन खतरों को खोजा जाता है जो पहली नजर में शायद पकड़ में ना आए। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। हाँ, ये सुनिश्चित करना कि आपके डिवाइसेस, नेटवर्क और खासकर क्लाउड ठीक से कॉन्फ़िगर किए गए हैं। ठीक है, तो जीरो ट्रस्ट तो नेटवर्क के अंदर की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन बाहर से आने वाले नए नए खतरों का क्या? हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ज़ीरो ट्रस्ट पहेली का एक हिस्सा है, पूरी पहेली नहीं। हमारे एक स्रोत ने 2 और बड़े ट्रेंड्स का जिक्र किया है। अच्छा, पहला है थ्रेट मैनेजमेंट, यानी खतरों के प्रबंधन को देखने का एक नया तरीका। पुराना मुहावरा था कि सिक्योरिटी एनालिस्ट भूसे के ढेर में सुई ढूंढते हैं। हाँ सुना है। अब वो मुहावरा बदल गया है। आज इतने सारे अलर्ट्स और इतना डेटा है कि ये सुइयों के ढेर में सही सुई ढूंढने जैसा हो गया है। वाह, ये तो तस्वीर ही बदल देता है। भूसे के ढेर में सुई तो फिर भी ढूंढी जा सकती है, लेकिन सुइयों के ढेर में सुई, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। AI के बिना ये संभव है ही नहीं। और यहीं पर दूसरा चरण आता है, खतरे की पुष्टि करना। पुराना तरीका था कि एक एनालिस्ट किसी संदिग्ध अलर्ट को देखता और फिर गूगल सर्च करता, ये जानने के लिए कि क्या किसी और ने भी ऐसा कुछ देखा है। हाँ, पर यह तरीका बहुत धीमा और अधूरा है। ये दुनिया की सिर्फ 20% थ्रेट इंटेलिजेंस तक ही पहुंच पाता है। नया तरीका AI संचालित विश्लेषण है, जो भारी मात्रा में डेटा को सेकंडों में प्रोसेस करके बता सकता है कि कोई अलर्ट सच में खतरनाक है या नहीं। और एक बार खतरा पता चल जाए तो उसे ठीक करना, ये तो सीधा होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन अक्सर होता नहीं। ये तीसरा चरण है, जो मिला उसे ठीक करना, और यहीं पर कंपनियां सबसे ज्यादा लड़खड़ाती हैं। ऐसा क्यों? एक स्टडी बताती है कि 75% कंपनियां संकट के समय पहले से बने प्लान पर काम करने के बजाय चलते चलते योजना बनाती हैं। मतलब जब घर में आग लग जाए तब बाल्टी ढूंढने निकलते हैं। बिल्कुल। इसका समाधान सिर्फ 2 चीजें हैं, अभ्यास और ऑटोमेशन। साइबर रेंज जैसी ट्रेनिंग में लाइव हमलों का सामना करना ताकि टीमें तैयार रहें, और ऑटोमेशन ताकि प्रतिक्रियाएं तेज और सुसंगत हों। ये समझ में आता है। बेहतर पहचान, तेज पुष्टि और स्वचालित प्रतिक्रिया। और तीसरा और आखिरी ट्रेंड? आपने कहा था कि ये क्लाउड से जुड़ा है। हाँ, तीसरा ट्रेंड है आधुनिकीकरण का समर्थन। सपोर्टिंग मॉडर्नाइजेशन। इसका क्या मतलब है? पुरानी सोच ये थी कि सुरक्षा के लिए आप सभी स्रोतों से, चाहे वो आपका अपना डेटा सेंटर हो या AWS, Azure, Google क्लाउड, सारा डेटा खींचकर एक सेंट्रल सिक्योरिटी टूल में ले आते हैं, ताकि सब कुछ एक ही जगह पर देखा जा सके। सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है। लेकिन हाइब्रिड क्लाउड की दुनिया में ये तरीका बहुत महंगा और धीमा पड़ जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है इग्रेस फीस। इग्रेस फीस? हाँ, क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने प्लेटफॉर्म से डेटा बाहर निकालने के लिए पैसे लेते हैं। एक मिनट, मतलब कंपनियां अपने ही डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पैसे देती हैं? ये तो अजीब है। ये उनका बिजनेस मॉडल है। तो आप सिर्फ डेटा को हिलाने के लिए ही एक मोटी रकम चुका रहे हैं। तो फिर नया तरीका क्या है? नई और बेहतर अप्रोच एक फेडरेटेड मॉडल है। इसमें आप डेटा को नहीं हिलाते, आप सवाल को डेटा तक भेजते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? आपका सेंट्रल प्लेटफॉर्म डेटा को अपनी तरफ खींचने के बजाय AWS, Azure और Google क्लाउड से सीधे पूछता है, क्या तुमने ये खतरा देखा है? और उनसे सिर्फ जवाब लेता है। हाँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब। आपको पूरा का पूरा डेटा अपनी जगह लाने की जरूरत ही नहीं है। ये तरीका बहुत तेज, सस्ता और कहीं ज्यादा प्रभावी है। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल का सार निकालें, तो पुराना महल और खाई वाला सुरक्षा मॉडल वो अब इतिहास बन चुका है। पूरी तरह से नई हकीकत जीरो ट्रस्ट की है, जो निरंतर सत्यापन, न्यूनतम एक्सेस और हमेशा सबसे खराब स्थिति की कल्पना पर बनी है। और ये सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है। इसे स्मार्ट AI संचालित थ्रेट मैनेजमेंट और एक फेडरेटेड क्लाउड अप्रोच का सहारा मिल रहा है, जो आज की जटिल दुनिया में वाकई काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल तकनीक के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षा के बारे में हमारी सोच में एक मौलिक बदलाव है, और हमें पता चले या ना चले, ये पहले से ही हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। कैसे? जब भी हमारे बैंक या ईमेल से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड आता है, वो असल में जीरो ट्रस्ट का ही एक छोटा सा रूप है। सही बात है। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। स्रोतों से ये स्पष्ट है कि जीरो ट्रस्ट का सिद्धांत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन से निकलकर धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में आ रहा है।
जैसे जैसे हमारे घर और अधिक कनेक्टेड डिवाइसों से स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमारे टीवी से लेकर फ्रिज और दरवाजे के ताले तक, ये सोचना दिलचस्प है कि कभी भरोसा न करें, हमेशा वेरीफाई करें का सिद्धांत हमारे अपने व्यक्तिगत नेटवर्क के अंदर कैसा दिखना शुरू हो सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ये कैसा लगेगा अगर किसी का अपना लैपटॉप उसके स्मार्ट स्पीकर पर स्वचालित रूप से भरोसा ना करे और हर कनेक्शन के लिए अनुमति मांगे? इस पर विचार किया जा सकता है।